सकता है। अभी कुछ दिन पहले बजट पेश किया गया था, जहां बहुत इसको कई लोगों ने कहा, तारीफ की कि साहब 12% की वृद्धि कर दी गई है। लेकिन मैं आपको आप ताल ठोक के कहता हूं कि 12% की वृद्धि रक्षा क्षेत्र, रक्षा विज्ञान के लिए कुछ भी नहीं है, चने के दानों के बराबर है। हमें अपना रक्षा क्षेत्र में विज्ञान के जो टेक्नोलॉजीज को बनाने का जो बजट है, हमें दुगना करना मतलब पड़ेगा। सर, मैं अगर हम अगर हम समराइज आप करें दर्शकों को इस वक्त, कि आप कह रहे हैं कि बजट तो आपने 12% इंक्रीज कर दिया, लेकिन उसके बाद जो बजट का आवंटन हो रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट को, तो डीआरडीओ यानी कि जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर और ज्यादा फोकस करने की, आवंटन करने की जरूरत है। जी सर। बेशक जी। यूके देवनाथ जी सर, रक्षा यहाँ पर जब हम R37 का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी हो जाता है दर्शकों को ये समझाना कि R37 और R77 में क्या डिफरेंस है, क्यों ये अपग्रेडेशन जो है वह जरूरी था। जी सर, ओवर टू यू। जी हाँ, R77 मिसाइल जो है भारत में 3 दशक पहले इंट्रोड्यूस की गई थी। और अभी जो इंडियन एयरफोर्स की फाइटर फ्लीट है, चाहे MiG-21 हो, सुखोई 30 हो, MiG-29 हो, सब में इसका बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। होता ये है कि जो R77 है, एक तो उसकी जो लॉन्च की प्रैक्टिकल डिस्टेंस है, अभी तक ट्रायल के दौरान या डेमोन्स्ट्रेटिव फायर के दौरान हमने 80 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को शूट डाउन किया है। जी। एक और दिक्कत नहीं है, लिमिटेशन R77 की है कि इसका फ्रंटल लुक एरिया जब ये दुश्मन की तरफ अग्रसर होता है तो अपने आगे के कोण से दाएं बाएं 30 डिग्री और ऊपर नीचे 15-15 डिग्री देख पाता है। जबकि जब R37 आ जाएगा तो इसको हम 200 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन पर लॉन्च कर पाएंगे। और क्लोज कॉम्बैट की स्थिति में हम इसका जो सामने का फॉरवर्ड लुक एंगल है जी। वो दाएं बाएं 60 डिग्री तक है, यानी बहुत ही हाईली मैन्यूवरेबल है। ये जरूरी नहीं कि टारगेट सामने हो, टारगेट क्लोज कॉम्बैट के दौरान अगर बगल में है तब भी हमारे फाइटर पायलट इसको लॉन्च कर पाएंगे। देखिए, डीआरडीओ बहुत बेहतरीन योगदान कर रहा है। हमने हमारे यहाँ पर डीआरडीओ की मदद से अस्त्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल बना ली है, जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त्रा जो है ट्रायल के दौरान टारगेट को 110 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर चुका है। और अभी इंडियन एयरफोर्स में इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो चल पड़ी है। और अभी रूस की मदद से हम अस्त्रा मार्क 2 भी बना रहे हैं, जिसकी की रेंज बढ़कर 160 किलोमीटर हो जाएगी। तो अस्त्रा मार्क 2 में हम एशिया रेडार भी लगा रहे हैं। तो ये एक ऑल एस्पेक्ट रेडार होगा, यानी जो लुक एंगल है, चाहे दाएं बाएं हो या ऊपर नीचे हो, उसमें मूविंग पार्ट्स बहुत कम होंगे, तो इसकी रिलायबिलिटी। और मैं बोलना चाहता हूं कि डीआरडीओ बहुत शानदार काम कर रहा है। बहुत जल्दी ही अस्त्रा मार्क 3 भी भारत में विकसित होने वाला है, जो कि एक और इसकी रेंज जो डिजाइन 400 किलोमीटर की डिस्टेंस तक होगी। तो डीआरडीओ को और फंडिंग की जरूरत भी चाहती है कि भारत सरकार डीआरडीओ को और फंडिंग करें। क्या कहना चाहेंगे कर्नल शिवदान सिंह जी, क्या आप सहमत हैं यूके देवनाथ जी की बात से और रवि गुप्ता जी की बात से? क्योंकि अक्सर जब भी हम डिस्कस करते हैं कि जी हम एक बैलेंस अप्रोच रख रहे हैं कि इंडियन आर्मी के ऊपर जो पहले फोकस किया जाता था, लेकिन हमने हाल फिलहाल के युद्धों से ये सीखा कि आपको अपनी सबमरीन्स पे भी काम करना पड़ेगा, आपको अपनी मिसाइल्स पे भी काम करना पड़ेगा, आपको अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम जो है वह करना पड़ेगा, यानी कि एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो रखनी पड़ेगी। लेकिन इन सबके बीच फोकस डीआरडीओ पर भी रहने की जरूरत है अगर आप भारत में बेहतर और प्रोडक्शन चाहते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा है, आजकल युद्ध का स्टाइल बदल गया है। और देवनाथ साहब ने भी कहा है कि ये जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, इनकी कैपेबिलिटीज के बारे में बताया है। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि आजकल के आधुनिक सिस्टम्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा ही रेंज बढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ ही टारगेट को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी सेल्फ डिफेंस की कैपेबिलिटी बढ़ाई जाती है। आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर ही डिपेंडेंट है।
और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता रहता है हमेशा। जो पहले था आज वो डीआरडीओ द्वारा अपनी रिसर्च के द्वारा उसको आधुनिक बनाया जा रहा है। इसलिए डीआरडीओ एक रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हमेशा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमें समय के हिसाब से तैयार रहने के लिए हमें टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराता है। इसलिए मैं पूरी तरह सहमत हूं कि डीआरडीओ को अतिरिक्त धन मुहैया कराया जाना चाहिए। और साथ साथ हमारा जो आपने देखा होगा कि गलवान कॉन्फ्लिक्ट के बाद में चीन को हमने इसलिए अच्छे जवाब देने के कैपेबल हो गए कि हमने फ्रांस से लेटेस्ट एयरक्राफ्ट इंपोर्ट किए फाइटर, और उनका बेस हमने बिल्कुल लद्दाख के आगे बनाया जा करके, जिससे कि चीन को प्रॉपर जवाब दिया जा सके। आजकल जमीनी युद्ध के बजाय आजकल नेवल का युद्ध और एयर का युद्ध भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए इनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आधुनिक करना बहुत जरूरी है, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आधुनिक हमारा डीआरडीओ ही कर सकता है। इसलिए डीआरडीओ को हमेशा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जो भारत सरकार कर रही है। लेकिन इस बीच रवि गुप्ता जी, सर महत्वपूर्ण बात तो हमने की कि डीआरडीओ के ऊपर फोकस करना चाहिए, और हम देख रहे हैं कि लगातार जो है प्रोडक्शन भी भारत के अंदर बढ़ाई जा रही है। लेकिन इस बीच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें अपने सारे आउटकम्स जो है वो देखने की जरूरत है कि हम यहाँ पर चाइना की भी हर गतिविधि को देख रहे हैं, पाकिस्तान की भी हर एक गतिविधि को देख रहे हैं, बांग्लादेश की भी हर एक गतिविधि को जो है हम देख रहे हैं। तो सबको मापने की जो है वह जरूरत है साइकोलॉजिकली भी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं एक नरेटिव वॉर भी जो है वह हो रही है। और जब हम कह रहे हैं कि R-37 की प्रोडक्शन भारत में जब होगी तो एक बड़ी एक नरेशन जो है वो ना केवल पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्कों में जा रही है, वर्ल्ड फ्रंट पे भी जा रही है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आज के जमाने में केवल हथियारों पर ही लड़ाई नहीं लड़ी जाती, हथियारों से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, वॉर ऑफ नेगेटिव, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ये सभी बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। अच्छे अच्छे हथियार धरे रह जाएंगे और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का उपयोग करके, साइबर वॉरफेयर का उपयोग करके आप दुश्मन को मात दे सकते हैं। अब आपने जो बात कही एक नेगेटिव सेट होने की, R-37, तो मैं कहूंगा कि इसके सिक्के के दो पहलू हैं। बेशक हमारे पास अगर आयात से जब मैं मुकाबला करता हूं, देखिए तो आयात के कंपैरिजन में मैन्युफैक्चरिंग होना बेहतर है। R-37 एक प्रूवन मिसाइल है, रशिया की सेना में इस्तेमाल हो रहा है। वो आता है, हम उसको एक कमर्शियल डिसीजन की तरह से देखेंगे तो एक कमर्शियल डिसीजन बहुत अच्छा होगा कि हम उसको मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करके और उसका निर्यात करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक हमारी सेनाओं की क्षमता की बात है, हमारी वायुसेना को एक और अधिक मजबूत बनाने की बात है, तो देखिए मजबूती जब ही आती है जब हमारे पास जो हथियार हैं उनकी 100% पकड़, उसकी टेक्नोलॉजी, एक एक चीज कल ऊर्जा के ऊपर हमारा पकड़ होती है। वो जब ही संभव है जब डिजाइन हमारा अपना होगा। तो जैसा कि हमारे दोनों एक्सपर्ट ने बताया कि हमें अपने अस्त्र मिसाइल का जो विकास है उसको और अधिक धन मुहैया करके हम उसको स्पीड अप करना चाहिए। हमने 110 किलोमीटर तक तो प्रूव कर दिया है, और 400 किलोमीटर वाला भी हमारी पकड़ में है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए हमें हमारे पास है, खाली असेंबल करके उसको टेस्टिंग शुरू करनी है, उसको इंडक्शन का प्रोसेस। और मुझे लगता है सर इसमें थोड़ा स्पीड भी जो है वो बेहतर रहनी चाहिए, क्योंकि महज सिर्फ प्रोडक्शन की अनुमति मिलना, लाइसेंस मिलना, लेकिन उसमें स्पीड भी बहुत बेहतर होनी चाहिए कि आप प्रोडक्शन कितनी इंटेंसिटी से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, समय में इतनी इजाजत दे पा रहा है, आप तीनों ने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इस मिसाइल के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए।